गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आगे देखेंगे बहुल आवेशों की उपस्थिति में विद्युत बल। देखिए, ये पॉइंट पढ़ने से पहले इस लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा वापस से रिपीट करना जरूरी है। देखिएगा गौर से। आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि यदि दो आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं, दो आवेश है हमारे पास में, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। यदि दो आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य एक विद्युत बल कार्य करेगा, और इस विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन से नियम का प्रयोग करते हैं? कूलाम के नियम का। ठीक है, कूलाम के नियम की सहायता से हम इन दोनों आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना करते हैं। ठीक है, अब अपना अगला सवाल कि कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास में दो ही आवेश हों, दो से ज्यादा आवेश भी हो सकते हैं, और यदि दो से ज्यादा आवेश उपस्थित होंगे तो इसे कहा जाएगा बहुल आवेश। ठीक है, बहुल का मतलब हो गया बहुत सारे। ठीक है, यदि दो से ज्यादा आवेश उपस्थित होंगे तो इस स्थिति को कहा जाएगा बहुल आवेश। ठीक है, तो यदि हमारे पास में दो से ज्यादा आवेश हो, बहुत सारे आवेश एक स्थान पर उपस्थित हो, तो उस स्थिति में विद्युत बल का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा? आज की क्लास में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा गौर से। इस बहुल आवेशों की स्थिति में विद्युत बल की गणना करते समय हम एक तरह से एक अलग नियम पढ़ेंगे, और वो नियम हमारे इसी चैप्टर में आगे भी काम में आएगा, और जो अपनी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें भी काम में आएगा। ठीक है, देखिए, बहुल आवेशों की उपस्थिति में विद्युत बल का मान ज्ञात किया जाता है अध्यारोपण के सिद्धांत से। कौन से सिद्धांत से? अध्यारोपण के सिद्धांत से। बहुल आवेशों की उपस्थिति में विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? अध्यारोपण के सिद्धांत का। ठीक है, अब सवाल उठा कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, जिसके अंदर क्या उपस्थित होंगे? बहुल आवेश उपस्थित होंगे। बहुल आवेश का मतलब अभी बताया था, दो से ज्यादा आवेश उपस्थित होंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक XY तल है, ये हमारे पास में क्या उपस्थित है? एक XY तल। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, इस XY तल के अंदर हम ये मान रहे हैं कि टोटल हमारे पास में 4 आवेश हैं या 5 आवेश हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पहला आवेश यहां पर रखा गया है, जिसे हमने दर्शाया किससे? Q1 से। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा आवेश सपोज करो कि हमने यहां पर रख लिया, जिसका मान हमने मान लिया कितना है? Q2। तीसरा आवेश हमने यहां पर मान लिया, जिससे हमने दर्शा दिया किससे? Q3 से। और चौथा आवेश हमने यहां पर मान लिया, जिसका मान कितना है? Q4। ठीक है, और एक इन सब के बीच में जैसे मान लीजिए यहां पर पड़ा है, जिसका मान है कितना? Q0। हमने कितना मान लिया? Q0। तो XY तल के अंदर टोटल कितने आवेश हो गए? 5। 0 से लेकर कितने हो गए? 4। सबकी अपनी अपनी स्थिति है, तो प्रत्येक आवेश की स्थिति को दर्शाने के लिए हम एक स्थिति सदिश का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि उसकी जरूरत नहीं है इसलिए हम उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। वरना अगर आप दर्शाना चाहो तो जैसे Q0 आवेश है, इसका स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? Q0 आवेश की स्थिति को किससे मिलाएंगे? मूल बिंदु से। तो एक सीधी रेखा बनेगी, यानी एक विस्थापन सदिश बनेगा, और उसको हम प्रदर्शित कर देंगे किससे? R0 सदिश से। इसी प्रकार Q1 आवेश की स्थिति को दर्शाने के लिए एक स्थिति सदिश होगा R1 सदिश, Q2 के लिए R2 सदिश, Q3 के लिए R3 सदिश, और Q4 के लिए हो जाएगा R4 सदिश। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम स्थिति सदिश को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पर बहुल आवेश तो बन गए, लेकिन हमें किसकी गणना करनी है? विद्युत बल की। और बहुल आवेशों की उपस्थिति में विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा सिद्धांत काम में लेना है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब आपको यह कहा जा रहा है कि ये जो Q0 आवेश है, इसके चारों तरफ जो ये XY तल है, इसमें टोटल कितने आवेश उपस्थित हैं?
4। ठीक है, सभी आवेशों की प्रकृति हम समान मानकर चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस Q0 के चारों ओर जो ये आवेश स्थित है, इनमें से प्रत्येक आवेश इस Q0 आवेश के ऊपर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। कारण क्योंकि प्रकृति क्या है? समान। ठीक है, अब प्रत्येक आवेश इस Q0 आवेश पर बल लगाएगा तो टोटल कितने बल होंगे ये ज्ञात कर लेते हैं। जैसे Q1 आवेश है, ये पॉजिटिव है, Q0 भी कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य कूलाम के नियम से कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब ये प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा इसको ज्ञात करने के लिए Q1 आवेश को Q0 आवेश की स्थिति से सीधी रेखा के अनुदिश हम मिला देंगे। तो ये लो, ये मिला दिया। अब प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसका मतलब क्या है? Q1 Q0 को किधर भेज रहा है? बाहर की ओर। तो बल भी किधर लगा? बाहर की ओर। ठीक है, ये तीर का निशान दर्शा दिया हमने, यानी Q1 के कारण Q0 पर बल मान लिया हमने कितना लग रहा है? F1 सदिश। बल एक कैसी राशि है? सदिश। ठीक है, इसी प्रकार Q2 भी पॉजिटिव, Q0 भी पॉजिटिव, तो Q0 आवेश के ऊपर दोबारा बल कौन लगाएगा? Q2। ये भी कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। और विद्युत बल कैसे कार्य करता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश। आकर्षण होगा तो अंदर की ओर और प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की ओर। प्रकृति समान है तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कैसे लगेगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश, बाहर की ओर लग गया। ठीक है, तो Q2 के कारण Q0 पर बल लगा, हमने मान लिया कितना है? F2 सदिश। ठीक है, दो बल हो गए। इसी प्रकार तीसरा आवेश है कौन सा? Q3। तो Q3 आवेश भी किस पर बल लगाएगा? Q0 पर। वापस से प्रकृति देखो कैसी है? समान। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कैसे लगेगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश। किधर लगेगा? बाहर की ओर। ये लीजिए, ये तीसरा बल हो गया जिसे हम दर्शाएंगे किससे? F3 सदिश से। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास में जैसे मान लीजिए यहां पर चौथा आवेश पड़ा है जिसे हमने दर्शाया था Q4, तो ये Q4 भी किस पर बल लगाएगा? Q0 पर। वही समान प्रकृति होने के कारण कैसा बल लगा? प्रतिकर्षण बल। इसलिए सीधी रेखा के अनुदिश किधर लगा? बाहर की ओर। और ये बल हो गया F4 सदिश। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे आवेश पड़े हैं, इसलिए बहुत सारे विद्युत बल भी लगेंगे। तो हम ये देख रहे हैं चित्र के अनुसार कि Q0 आवेश के ऊपर टोटल कितने बल लग रहे हैं? 4। और हमें क्या ज्ञात करना है? परिणामी विद्युत बल। और ये परिणामी विद्युत बल कौन से सिद्धांत से ज्ञात करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब आ जाओ अपने अध्यारोपण के सिद्धांत पर। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? देखिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसकी उपस्थिति में? बहुल आवेशों की उपस्थिति में। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर कार्यरत, किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल, हम बात कर रहे हैं किसकी? परिणामी विद्युत बल की। क्यों? देखो अलग अलग तो ये लग ही रहे, अब इन सब का परिणामी ज्ञात करने के लिए कौन सा सिद्धांत काम में ले रहे हैं? अध्यारोपण का। तो बात किसकी हो गई? परिणामी विद्युत बल की। तो हम क्या कह रहे हैं कि बहुल आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बलों का सदिश योग होता है। विद्युत बल कैसी राशि है? सदिश। इसलिए जब सभी बलों का योग करेंगे तो कौन सा योग होगा? सदिश योग होगा। तो हम देखिए यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, हम क्या करें? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों की उपस्थिति में, बहुल आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर कार्यरत, किसी आवेश पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल
परिणामी विद्युत बल उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण कार्यरत विद्युत बलों का कौन सा योग होगा? सदिश योग। विद्युत बलों का सदिश योग होता है। ठीक है, तो अब जैसे इस डायग्राम के अनुसार इसका गणितीय रूप बनाते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि परिणामी विद्युत बल कौन से आवेश पर निकालना हमें? Q0 पर। टोटल कितने बल लग रहे हैं? 4। अब इन चारों का भी परिणामी निकालना है। ठीक है, तो सपोज करो कि हमने परिणामी विद्युत बल मान लिया कितना? F। कितना मान लिया? F। अलग अलग तो कौन कौन से हैं? F1 सदिश, F2 सदिश, F3 सदिश और एक हो गया F4 सदिश। इन चारों का परिणामी हमने कितना मान लिया? F सदिश। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विद्युत बल का मान हो गया सदिश F बराबर होगा, किसके बराबर होगा? सभी विद्युत बलों का कौन सा योग होगा? सदिश योग। तो पहला विद्युत बल कौन सा है? F1। तो ये हो गया F1 सदिश प्लस फिर दूसरा विद्युत बल हो गया F2 सदिश। तो ये हो गया F2 सदिश प्लस F3 सदिश प्लस F4 सदिश। अब जैसे मान लीजिए इसके चारों ओर n आवेश रखे होते तो कितने विद्युत बल होते? n। और ये योग कहाँ तक जाता? n तक जाता। ठीक है, चलो अब देखिए F सदिश निकालने के लिए हमें कितने विद्युत बल और चाहिए? 4। कौन कौन से? F1 सदिश, F2, F3, F4 सदिश। ये चारों विद्युत बल चाहिए, तभी तो इसका पूरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो F1 सदिश है, ये विद्युत बल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले तो ये देखो कि ये F1 सदिश बल है, ये कौन कौन से आवेशों के मध्य लग रहा है। तो देखिए F1 विद्युत बल है, वो कौन कौन से आवेशों के मध्य लग रहा है? Q0 और Q1। ठीक है, ये कितने आवेश हुए? 2। और 2 आवेशों के मध्य विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम काम में लेते हैं? कूलाम का नियम। ठीक है, तो वापस से यहां लागू कर देंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या था? सदिश F बराबर K Q1 Q2 बटा R² और आगे दिशा को दर्शाने के लिए R²। यही था। अब इस सूत्र के अंदर इन सब के लिए मान रखते चलो। जैसे सबसे पहले F1 सदिश निकालेंगे तो F की जगह तो क्या आ जाएगा? F1 सदिश बराबर K नियतांक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब Q1 और Q2 दो आवेश, वो दो आवेश जिनके मध्य विद्युत बल लग रहा है। तो F1 विद्युत बल किस किस के मध्य लग रहा है? Q1 और Q0। तो एक Q1 की जगह तो Q1 रह गया और Q2 का काम कौन कर रहा है? Q0। इन दोनों के मध्य की दूरी हमने मान ली कितनी है? R1। इसी प्रकार Q2 और Q0 के मध्य की दूरी R2, फिर ये दूरी R3 और ये वाली दूरी हमने मान ली R4। ठीक है, रखते चलो मान, बोलो क्या होगा? K Q1 Q2 की जगह Q0 फिर बटा इन दोनों के मध्य की दूरी R1। तो ये हो गया R1 का स्क्वायर और दिशा दर्शाने के लिए एकांक सदिश मान लिया हमने R1²। ठीक है, अब दूसरा बल निकालो। दूसरा कौन सा है? F2। इसी सूत्र के अंदर मान रखना है। F2 विद्युत बल देखिए कहाँ है? ये रहा। ये किस किस के मध्य लग रहा है? Q2 और Q0 के मध्य। तो Q1 का काम तो कौन करेगा? Q2। और Q2 का काम कौन कर रहा है? Q0। दूरी कितनी है? R2। और बल कितना हो गया? F2 सदिश। तो क्या होगा? F2 सदिश बराबर नियतांक K, फिर Q1 की जगह पड़ा है Q2, Q2 की जगह पड़ा है Q0। तो ये हो गया Q2 Q0 और बटा दूरी हो गई R2², फिर एकांक सदिश हो गया R2²। ठीक है, इसी प्रकार आगे रख देंगे। तीसरा बल चाहिए कौन सा? F3 सदिश। तो ये हो जाएगा, बोलिए क्या होगा? F3 वेक्टर बराबर नियतांक K। अब आवेश देख लो, आवेश क्या होंगे? F3 देखिए कहाँ है? ये रहा। F3 किस किस के मध्य लग रहा है? F3 लग रहा है Q3 और Q0 के मध्य। तो Q1 Q2 का काम कौन कर रहा है?
Q1 की जगह Q3, Q2 की जगह Q0, तो क्या होगा, ये हो गया Q3 Q0 और बटा दूरी हो गई R3 का स्क्वायर, एकांक सदिश हो गया R3 कैप। ठीक है, इसी प्रकार F4 वेक्टर भी निकाल दो। F4 वेक्टर बराबर नियतांक हो गया K, फिर देखिए किस किस के मध्य है, Q4 और Q0, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हो गया Q4 Q0, दूरी हो गई R4 का स्क्वायर और आगे हो गया एकांक सदिश R4 कैप। ठीक है, सभी बल आगे, सबके मान इस सूत्र में रख देंगे, तो परिणामी विद्युत बल हो गया F वेक्टर बराबर, सबके मान रखते चलो, पहला मान हो गया K Q1 Q0 बटा R1 स्क्वायर गुणा R1 कैप प्लस K Q2 Q0 बटा R2 का स्क्वायर R2 कैप प्लस तीसरा हो गया K Q3 Q0 बटा R3 स्क्वायर, फिर हो गया R3 कैप और लास्ट में हो गया K Q4 Q0 बटा R4 का स्क्वायर और ये हो गया R4 कैप। ठीक है, ये क्या हो गया, परिणामी विद्युत बल, कौन से सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, अब देखिए ये जो F वेक्टर निकाला है, वेक्टर रूप है, वेक्टर होने का मतलब क्या है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसका मान और एक है इसकी दिशा। एक तो है इसका मान जिसे बोला जाता है परिमाण भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा हो गई इसकी दिशा। यानी जो परिणामी विद्युत बल है इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसका मान और एक हो गई इसकी दिशा। ये इसका मान और दिशा ज्ञात करने के लिए हम काम में लेंगे कौन सा, आप लोगों ने 11th क्लास में सदिश वाले चैप्टर में पढ़ा था, समचतुर्भुज का नियम। कौन सा नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसके अंदर हमने देखा था कि परिणामी दो सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र बनाया था हमने, R बराबर क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक है, और इस परिणामी की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बनाया था फाई बराबर tan इनवर्स और ब्रैकेट में था q साइन थीटा बटा p प्लस q कोस थीटा। यानी इस परिणामी विद्युत बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, ये था अपना अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अब इसके ऊपर